नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल यादव, आपका वाटरशेड ट्रेनर। और मैं बिल्कुल बेसिक से जो है आपको वाटरशेड सिखा रहा हूँ। और आपने मेरे लास्ट वीडियोस भी देखे हैं। मैंने अलग अलग एक्टिविटीज़ कहाँ पर की जाती है और एक वाटरशेड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वहाँ से मैंने अपने सारे वीडियोस में शुरुआत की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। आप सारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में मिलजुल कर बातें करें कि किस तरीके से वाटरशेड का जो है आज जिस तरीके से डिमांड है, वाटरशेड के कामों का मांग है, सरकार भी वाटरशेड के बारे में सोच रही है। तो क्या हम लोग अपने आसपास के क्षेत्र में किसी बिना ऑर्गेनाइजेशन के या बिना एनजीओ के या बिना सरकार के सहयोग से हम लोग वाटरशेड की कौन कौन सी ऐसी छोटी गतिविधियां कर सकते हैं जिसके माध्यम से जो आने वाली एक जल की भारी समस्या है उससे आज ही जो है बचा जा सके, उसके प्रति जो है आज ही हम लोग जो है अपनी तैयारियां रखें। क्योंकि आपको पता होगा कि एक जो रिसर्च रिपोर्ट में अभी पता चला है कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने पानी का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है, पानी का दोहन ज़्यादा किया है। और ये पानी का दोहन करना अपने जो है अग्रिम जीवन के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है। तो हम आज इस चुनौतीपूर्ण विषय को एक गतिविधि जो है जिसका नाम है अर्धन चेक डैम, जिसको हम लोग तालाब भी बोलते हैं, लोकल भाषा में इसको धरण भी बोलते हैं। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना के किस तरीके से जो है जल संचयन कर सकते हैं और जो आगामी चुनौती से जो है हम लोग आज ही हम अपना चुनौती के ऊपर जो है प्रयास करके हम लोग जो है पानी को संग्रहित कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक गतिविधि जो है जिसका नाम है ईसीडी, कुछ लोग इसको ईसीडी बोलते हैं, अर्धन चेक डैम बोलते हैं। ईसीडी का फुल फॉर्म जो होता है वो अर्धन चेक डैम होता है। तो कुछ अर्धन चेक डैम बोलते हैं, कुछ लोग जो है इसको अर्धन डैम बोलते हैं, सिंपल सा। कुछ लोग इसको जो है लोकल भाषा में, अगर आप बड़वानी क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो इसको धरण बोलेंगे, धरण बोलते हैं, या पाट, पाट भी बोलते हैं। और कुछ लोग जो हैं इसको मिट्टी का बांध भी बोलते हैं। तो इतने सारे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग जो हैं, जो आज स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं उसमें क्या क्या सामग्री लगने वाले हैं। तो ये जो अर्धन चेक डैम है इसमें जो है मुख्यतः जो सामग्री लगती है वो हम लोग जो है मिट्टी, काली मिट्टी से बनाते हैं इसे। जो इसका कोर वाल होता है काली मिट्टी से बनता है। साइड में जो है अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम साइड में जो है हम लोग लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर जो है बारीक मुरम का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि पानी का जो है पानी रिसन ना हो सके। तो इस तरीके से हम लोगों को सामग्री लगने वाली है। पिचिंग के लिए हम लोग जो है पत्थर का उपयोग करते हैं। तो ये जो है बहुत ही कम लागत में बनने वाली एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से जो है ज़्यादातर हम लोग जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर या वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि आपके मन में ये सवाल होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये अर्धन चेक डैम हम लोग कहाँ बना सकते हैं, इसका क्या परिभाषा है या इसका उद्देश्य क्या है। तो हम लोग आज छोटे छोटे विषय पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग परिभाषा की बात करें कि हम लोग अर्धन चेक डैम किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या यह एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से, ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से जल संग्रहित किया जाता है। जल संग्रहित किया जाता है और इस जल का उपयोग अगर डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करें तो इसको लोग जो है इरिगेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको इरिगेशन डैम भी बोलते हैं। और ये जो डैम होता है ये टाइप ऑफ ग्रेविटी डैम है, इरिगेशन के लिए उपयोग करते हैं। कुछ लोग अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए उपयोग करते हैं।
पशुओं को पानी पिलाने के लिए, इसमें वाइल्ड एनिमल भी हो सकते हैं क्योंकि जंगल में हम लोग बनाते हैं, पशुओं को पानी पिलाने के लिए। और अगर इनडायरेक्ट की हम बात करें तो इनडायरेक्ट क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि इसके माध्यम से जो है जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो मुख्यतः ये जो है एक अर्दन चेक डैम जो होता है उसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी ले रहे हैं और उसके क्या क्या जो है मुख्यतः उपयोग हैं। तो ये सारे जो है बेसिक उपयोग हैं, इतने सारे में काम में हम लोगों जो है एक अर्दन चेक डैम का स्ट्रक्चर जो है हमारे इतने कामों में आ सकता है। तो अच्छा है, इस गतिविधि पर काम करना चाहिए। तो हम आज अगर बात करें कि ये गतिविधि जो है किस तरीके से इसको बनाई जाती है, तो नंबर 1 कि इसका साइट सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए। दूसरा, इसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। तीसरा, इसका लेआउट कैसे डाला जाए। चौथा, लेआउट के बाद में क्या क्या हमें जो है सावधानियां रखना है। इतने सारे जो है इसके पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। एक हम लोग जो है इसका डिज़ाइन जो होता है उसको लेकर भी हम लोग बात कर सकते हैं। इसमें भी हाइड्रोलॉजिकल डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है। फिर इसकी लागत, इसके एस्टिमेशन, जो लागत लगती है वो एस्टिमेशन के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो है मुख्यतः चीज़ें हम लोग अर्दन चेक डैम के माध्यम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं एक साइट सिलेक्शन की। क्या लगता है आपको कि जो अर्दन चेक डैम है, आपने कभी देखा है अर्दन चेक डैम? पहले तो ये क्लियर किया जाए, अर्दन चेक डैम जो है इसको अगर हम लोग इसका टॉप व्यू देखें या साइड व्यू देखें तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है हमें। आपने देखा होगा कि आसपास के जो है पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ों के बीच में जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसका पानी एक लेवल तक रुकता है और फिर एक लेवल के बाद में इसको साइड से जो है बाहर किया जाता है, जिसको हम लोग वेस्ट ईयर बोलते हैं। दूसरा ये है कि ये स्ट्रक्चर जो है पूरा मिट्टी से बना होता है। आपने देखा होगा कि पूरा मिट्टी से एक बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। उसका टॉप विड्थ इतना होता है कि आपका 4 व्हीलर आराम से निकल सकता है, या आपके पास में जो भी 4 व्हीलर जैसा ही कोई अगर ट्रैक्टर है या फिर और कोई साधन है तो वो भी आराम से आसानी से निकल सकता है। और नीचे से जो है काफ़ी बड़ा एक स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि चेक डैम जो है छोटे स्ट्रक्चर होते हैं पर ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसकी हाइट भी चेक डैम के मुकाबले जो है ज़्यादा होती है। तो ये आपने आसपास कभी देखा होगा, तो हम लोग उसे जो है अर्दन चेक डैम कहते हैं। तो ये साइट सिलेक्शन में हम लोगों को बेसिकली क्या क्या ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमने जो स्लोप की बात करी थी, वो स्लोप जो है वो 0 से 5% तक स्लोप होना चाहिए। कितना स्लोप होना चाहिए? 0 से 5% तक। और ये स्लोप निकालने के लिए जो है हमें मैंने एक मेथड बताया था स्लोप का मेथड, VI/HI × 100, ये स्लोप परसेंटेज है। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं। दूसरा ये होता है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो है जो नाले का बैंक होता है, मतलब इस इमेज से आपको पता चल रहा होगा कि किनारे जो है मजबूत होना चाहिए
किनारे मजबूत होना चाहिए। तीसरा ये है कि हम किसी भी एकदम हार्ड सरफेस पे इस स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम लोग जो पडल का काम करते हैं, तो अगर हार्ड स्ट्रक्चर पर अगर बना देते हैं तो बीच में जॉइंटिंग के चांसेस होते हैं, और उसकी वजह से जो है स्ट्रक्चर के हमारे जो है फेल्योर के चांस भी होते हैं। तो हम जब साइट सिलेक्शन करें तो मुख्यतः जो है इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक ये है कि आपका पानी जो है, मतलब हम लोग जहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ वाइड एरिया नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि किनारे जो है, हमारे किनारे जो साइड होता है नैरो होना चाहिए। मतलब आपका नाले का जो विड्थ है, तो नाले का विड्थ जो है हमारा कम होना चाहिए वहाँ पर। आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मकान में कोस होते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि कोस कैसा होना चाहिए, तो गौमुख कोस हमको चलेगा। गौमुख कोस मतलब कि जहाँ पर हम लोग दरवाज़ा बनाने वाले हैं वो अगर सकरी जगह होगी चलेगा, पीछे वाइड होना चाहिए। तो इसके माध्यम से क्या समझ में आता है कि जहाँ हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ पर जो है हमारा विड्थ कम होना चाहिए, ताकि हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको वहाँ पर पैसा कम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। इस वजह से जो है हमारा कॉस्ट कटिंग होगा, और जब हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा होगा। तो ये जो है मुख्यतः ध्यान रखा जाता है। तो नाले का विड्थ जो है कम होना चाहिए वहाँ पर, या नैरो होना चाहिए। और क्या सावधानी रखना है हमको, या साइट सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना है, उसका एक तो स्लोप हो गया, किनारे मजबूत होना चाहिए, नाले का विड्थ कम होना चाहिए, और जो अगर हम लेवल की बात करते हैं या फिर जब हम ट्रायल पिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका जो हार्ड स्ट्राटा है, हार्ड स्ट्राटा एटलीस्ट जो है 2 से 3 मीटर बाद हमको मिलना चाहिए। तो इसलिए जो है हमको ट्रायल पिट पहले ही खोद लेना चाहिए। और ये ट्रायल पिट की 2 प्रोसेस होती है। आप एक तो रेक्टेंगुलर खोद सकते हैं कोई गड्ढा इस तरीके से 1 बाई 1 मीटर का, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और गहरा, जब तक कि आपका हार्ड स्ट्राटा ना आए। तो एटलीस्ट 2-3 मीटर में जो है हमें हार्ड स्ट्राटा मिल जाना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा, क्योंकि जब आप कोर वाल बनाएंगे, पडल खोदेंगे, तो पडल में ज़्यादा जो है सामग्री लगने वाली है। तो ये जो है साइट सिलेक्शन में मुख्यतः हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसका जो है जिस तरीके से हम लोग क्रॉस सेक्शन या एल सेक्शन जब हम निकालते हैं, तो एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन में आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर का जो है हाइट कितना होना चाहिए। तो हाइट ऑफ स्ट्रक्चर जो है एटलीस्ट 3 मीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, पर 3 मीटर के आसपास हमें जो है चाहिए, क्योंकि फ्री बोर्ड भी जो है हमें छोड़ना पड़ेगा। एक तो क्या होगा कि इसमें एक MFL लेवल छोड़ा जाता है, तो MFL लेवल के बाद में जो है हमें एक फ्री बोर्ड छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इतनी सारी जो है हम लोग साइट सिलेक्शन में मुख्यतः चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आपको आया होगा समझ में। एक आप स्लोप का ध्यान रखिए, किनारों का ध्यान रखिए, विड्थ का, नाले का विड्थ का ध्यान रखिए, और हार्ड स्ट्राटा का, और हाइट ऑफ स्ट्रक्चर कितना हमें वहाँ पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रक्चर आखिरकार दिखता कैसे है। ये जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ये जो है आपका कोर वाल होगा, ये जो है आपका पडल होगा, ये आपका
टॉप विड्थ होगा, ये आपका बॉटम विड्थ हो गया, ठीक है। फिर इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर जो है आपका साइड व्यू है, इस तरीके से दिखेगा। फिर आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर में आपको ये जो है जहाँ तक कोर वाल होगा वहाँ तक आपका जो है MFL होगा, ठीक है। ये जो होगा आपका हिस्सा फ्री बोर्ड होगा, और फिर आप इसको जो है इस तरीके से देखेंगे, ये आपका जो है वेस्ट वियर होगा। ये वेस्ट वियर होगा। तो ये स्ट्रक्चर की जो संरचना होती है वो हमें ये दिखाई देती है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमने बात की, पर क्या होता है आपका फ्री बोर्ड, क्या होता है आपका MFL, क्या होता है आपका कोर वॉल, क्या होता है आपका पडल, ये सारी चीज़ें जो है हमें सीखने की ज़रूरत है। तो फ्री बोर्ड जो होता है वो ये होता है कि जब आपका कोई भी MFL में पानी आता है, जब मैक्सिमम फुल लेवल बोल सकते हैं हम, या रिजर्वायर का फुल लेवल बोल सकते हैं, तो ये जब पानी भर जाता है और फिर हमारा जो है पानी उसी लेवल से जब वेस्ट वियर तक निकलने लगता है, तो आपने देखा होगा कि बारिश जब आती है तो क्या होगा कि जब हमारा रिजर्वायर का लेवल फुल हो जाएगा तब तक रिजर्वायर में फिर पानी चढ़ने लगेगा, जब तक कि वो वेस्ट वियर से पूरा पानी डाइवर्ट होके ना जाए। तो इसलिए जो है हम लोग इसको फ्री बोर्ड इतना छोड़ते हैं, ठीक है। ये फुल टैंक लेवल हो गया, FTL बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें फ्री बोर्ड को हम समझ सकते हैं। मैक्सिमम कोर वाल क्या होगा कि आपका जब इधर पानी रुकने वाला है तो ये कोर वाल से पानी इधर जो है बह के ना जाए, मतलब ये अगर डाउन स्ट्रीम है तो आपका पानी इधर बह के नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो है हम लोग कोर वाल बनाते हैं। दूसरा ये है कि जो पडल कितना बनाना चाहिए, तो पडल बनाने के लिए जो है हम लोग इसको जो है हम लोग खुदाई करते हैं ग्राउंड लेवल से नीचे, और ये पडल जो है कितना खोदेंगे, तो जब तक कि हमको हार्ड स्ट्राटा ना मिल जाए, अनटिल हार्ड स्ट्राटा। इसका मैं डिज़ाइन आपको बताऊंगा कि हमें अप स्ट्रीम साइड में कितना इसका स्लोप रखना चाहिए, डाउन स्ट्रीम में कितना स्लोप रखना चाहिए, ये कोर वाल का जो है कितना आपका हाइट होना चाहिए, पडल कितनी डेप्थ होना चाहिए, टॉप विड्थ कितनी होना चाहिए, और फिर इसके बाद में जो है पिचिंग जो हम करते हैं वो पिचिंग कहाँ से करना चाहिए और कितनी ऊंचाई तक हमें करना है। फिर इसमें जो है आपका एक सीपेज लाइन बनता है और एक जो है आपका रॉकटो बनेगा। तो इतने सारे जो है कंपोनेंट की हम लोग बात करते हैं एक अर्दन चेक डैम में। तो ये जो है आपका कंपोनेंट होगा। तो हम अगले वीडियो में जो है सारे कंपोनेंट्स के बारे में बारीकी से समझने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अर्दन चेक डैम धरण या तालाब का वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।